नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। अब तैयारी करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की हेडलाइंस के साथ। 10 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में शानदार रिकवरी। निफ्टी करीब 200 पॉइंट की तेज़ी के साथ 22,200 के पार। बैंक निफ्टी भी करीब 350 पॉइंट चढ़ा। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी जोरदार खरीदारी। 1.5% से ज़्यादा चले दोनों इंडेक्स। एडवांस डिक्लाइन 8:1। आईटी शेयरों में आज जोरदार तेजी, 2% से ज्यादा की तेजी के साथ आईटी इंडेक्स डे हाई पर। कोफोर्ज, परसिस्टेंट, ओरेकल और बिरला सॉफ्ट में जोरदार तेजी। एनएससी एक्सपायरी का दिन बदलने से बीएसई में भारी गिरावट। शेयर 7% से ज्यादा फिसलकर बना एफएनओ का टॉप लूजर। 4 अप्रैल से गुरुवार की जगह सोमवार को होगी सभी एनएससी की एक्सपायरी। अडानी ग्रुप के शेयरों में आज खरीदारी का मूड कायम। जीडी फूड्स को खरीदने और जेफरीज की बुलिश रिपोर्ट से अडानी विल्मर में करीब 6% की तेजी। अडानी ग्रीन, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोस्ट भी करीब 2 से 3% ऊपर। टेलीकॉम शेयरों में रौनक। मोतीलाल ओसवाल की बुलिश रिपोर्ट से भारती एयरटेल करीब 1.5% ऊपर। वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर और भारती हेक्साकॉम भी 2 से 3% ऊपर। चलिए बात करते हैं मार्केट की। आज क्लियरली एक शानदार मोमेंटम मार्केट में। बहुत दिनों के बाद इस तरीके की स्क्रीन, मुझे याद नहीं लास्ट ऐसी स्क्रीन हमने कब देखी थी। निफ्टी डबल सेंचुरी मारने की तैयारी करता हुआ कल के हाई के ऊपर निकला, कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर निकला और रुक के पीछे देखा नहीं उसने। उसके बाद से बैंक निफ्टी भी करीब 380 पॉइंट ऊपर। लेकिन आज की स्ट्रेंथ में 2 चीज़ें क्लियरली हाईलाइट बटोर रही हैं। पहला है निफ्टी आईटी। बड़े इंडेक्स में सबसे शानदार मूव आज अगर किसी ने दिखाया तो वो निफ्टी आईटी ने। 2% निफ्टी आईटी ऊपर और उससे भी ज़्यादा आई सूदिंग आज का एडवांस डिक्लाइन रेशियो ऑलमोस्ट अब 9:1। जी हाँ, हर गिरने वाले शेयर के सामने अब 9 बढ़ने वाले शेयर। 2264 एडवांसेस, 252 डिक्लाइंस इस समय आपको दिखाई देंगे। और अगर आप लिस्ट देखेंगे तो सारे बीटन डाउन स्टॉक्स, चाहे वो कोफोज हो, हुडको हो, आईएफएल फाइनेंस हो, सोना बीएलडब्ल्यू हो, एनबीसीसी हो, जियो फाइनेंस हो, साइंट हो, अदानी ग्रुप स्टॉक्स हो, इनमें सब में अच्छी रौनक आपको दिखाई देगी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर लेकर आइए। आज सुबह का बड़ा एक्सीडेंट था लेकिन लोअर लेवल से यहाँ पर अच्छी रिकवरी अब देखने को मिल रही है। अब ये स्टॉक करीब 4% नीचे, लेकिन जहाँ खुला वहाँ से एक अच्छी रिकवरी इस स्टॉक में दिखाई दे रही है। बजाज फाइनेंस में आज थोड़ी सी गिरावट है, हालांकि ये स्टॉक भी अब डे लो से थोड़ी रिकवरी दिखा रहा है। वीरू जी, और जैसे कि अनुज कह रहे हैं कि बहुत दिनों बाद हरियाली आज, और आज पहली बार निफ्टी बैंक ने 20 फरवरी के बाद पहली बार अपना शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज छुआ है। आज का इंटरडे हाई वही है। और अगर आप एक बार निफ्टी को देखें, अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो नहीं, ये अभी भी बहुत 10 डे माह से बहुत दूर है। तो प्राइस डिफरेंशियल निफ्टी बैंक में अभी काफ़ी बड़ा है। चलिए अब आपकी स्क्रीन पे पूरा का पूरा पैनल आएगा और उनसे मुलाकात और बात करते हैं। और आपकी स्क्रीन पे इस वक्त जो 4 ट्रेड्स हम कलेक्ट करेंगे वो है रचना वैद्य जी के साथ और अमित सेठ, राजेश सतपुते जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। रचना जी, गुड मॉर्निंग। बड़े दिनों के बाद रंगत है कुछ बाजार में, और कितनी सस्टेनेबल लगती है आपको और आपके 2 ट्रेड्स? जी गुड मॉर्निंग एंड यस, बड़े दिनों के बाद रंगत है। और अगर निफ्टी फ्यूचर्स पे हम 22,400 को क्रॉस कर पाए देन देयर आर चांसेस कि हम 22,700 की तरफ जा पाएंगे। 22,400 पे एक रेजिस्टेंस जरूर आएगा, तो फ्यूचर्स के लेवल्स के हिसाब से जो शॉर्ट टर्म प्लेयर है उनको वो रेजिस्टेंस ध्यान में रखना चाहिए। एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म के लिए निकल गया वो तो फिर मल्टी डे में 22,700 की तरफ हम शायद जा सकते हैं। कमिंग टू आज के स्टॉक्स, मेरा एक स्टॉक जो रहेगा इस वक्त के लिए दैट विल बी वीडीएल की फ्यूचर्स, जिसको हम लॉन्ग करने का अटेम्प्ट करेंगे। फ्यूचर्स पे 416 का भाव चल रहा है। अगर हम यहाँ पे 410 तक का एसएल लगा सके और इसको लॉन्ग कर पाए, यू कैन डू नाउ और यू कैन डू इट इवन ऑन अ माइनर डिप, तो अपसाइड पे ये 423 के करीब जाने के चांसेस दिखा रहा है। तो 423 का टारगेट एंड 410 का एसएल होना चाहिए। और दूसरा जो काउंटर में देना चाहूंगी दैट विल बी जेएसडब्ल्यू स्टील, जिसके फ्यूचर्स को अगेन हम लॉन्ग करेंगे। 995 पे है। यहाँ पे पहला टारगेट 1000 का और उसके बाद 1010 का होना चाहिए एंड 988 का एसएल होना चाहिए फ्यूचर्स पे। ओके, चलिए ये होगी रचना जी की ट्रेड्स। अब चलते हैं हम अमित सेठ के पास। अमित जी बताइए आपकी 2 ट्रेड्स इस समय की।
जी अनु जी, इस समय की पहली ट्रेड रहेगी एनटीपीसी। एनटीपीसी में एक हायर लो इन प्लेस है और स्टॉक अपने 10 और 20 डेमा क्रॉस कर रहा है। पिछले 3 दिनों के हाई को भी एनटीपीसी ने आज क्रॉस किया है। 321 का कैश में प्राइस है। इसे बाय करें, स्टॉप लॉस रहेगा 318 का और हमारे टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे 327 रुपीज के। दूसरा स्टॉक जो मेरे को यहाँ पे पसंद आ रहा है फॉर शॉर्ट कवरिंग, दैट इज एचएएल। एचएएल में हमने कल भी एक स्ट्रॉन्ग मूव देखा था और आज के सत्र में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने अपना 10 डेमा भी रिगेन किया है। एक स्विंग लो जो प्रीवियसली ब्रेक हुआ था वो भी इसने रिगेन कर लिया, तो दिस गुड पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक 20 डेमा एंड बियॉन्ड जा रहा है। इसे बाय करें, छोटा सा स्टॉप लॉस 3300 का लगा के रखें और टारगेट्स हमारे रहेंगे 3450 के, 3450 के। ओके चल, राजेश सतपथी जी के पास चलते हैं। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप, बताइए। फ्रिज देखिए, 2 पिक रहेंगे। पहला पिक रहेगा जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में स्टॉप लॉस रखना है 482 का और जो टारगेट दिखता है वो करीबन रहेगा 520 का। सेकंड बाय कॉल रहेगा वो रहेगा सीजी पावर। ओवरऑल पावर स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पे स्विंग अच्छे मिलेंगे। तो सीजी पावर एक फ्रेश ब्रेकआउट है, इट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पावर प्राइस फॉर्मेशन। सो स्टॉप लॉस रहेगा 600 का और इंट्राडे स्विंग का टारगेट होगा करीबन 635 टू 640। ओके चलिए, ये आज की ट्रेड्स। अब बाजार पर चर्चा के लिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च गौतम दुग्गड़ जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि इस बाजार में अब क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। पेन ही पेन है मार्केट में, हालांकि आज थोड़ा सा आपको हरियाली दिखाई देगी, लेकिन अब इन लेवल्स पर मार्केट पर व्यू क्या बन रहा है? क्या हम एक प्रोलॉन्ग बेयर मार्केट में जाने का खतरा रखते हैं या फिर ये एक बस मीनिंगफुल करेक्शन थी जो शायद अब आखिरी सॉर्ट ऑफ डगर पर है? और क्या यहाँ पर आप बाय करेंगे और कैश टू वर्क यहाँ पर पैसा डालने का बनता है क्या इस मार्केट में? हाय अनुज, गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड मॉर्निंग जी। पेन जरूर है बिकॉज काफी स्विफ्ट करेक्शन रहा है। अगर आप देखें जो पिछले 4-5 महीने में इंडाइसेस करेक्ट हुए हैं, करीबन करीबन 28% का करेक्शन हमें स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने मिला है, राइट? निफ्टी स्मॉल कैप आई एम टॉकिंग अबाउट। और 20% के आसपास मिड कैप में हुआ है, हालांकि निफ्टी में 15% है। लेकिन ये जो टाइम पीरियड में करेक्शन हुआ है काफी कॉम्प्रेस टाइम में हुआ है, इसलिए पेन की अनुभूति ज्यादा हुई है। अगर आप देखें लगभग 2.5 साल पहले जब हम 2021 की बात कर रहे हैं, अक्टूबर 21 से 2022 जून के बीच में भी सिमिलर लेवल का करेक्शन हुआ था। निफ्टी उस पीरियड में 17% करेक्ट हुआ था और मिड कैप 23%, और अगर मेरी जानकारी सही है तो स्मॉल कैप इंडेक्स भी 32% उस समय करेक्ट हुआ था। अभी का करेक्शन भी मोर और लेस सिमिलर है। स्मॉल कैप में अभी और मतलब उस पीरियड का कंपैरिजन करेंगे तब 32 था, अभी 28 है। तो देखिए, समय समय पे ये करेक्शन आते हैं, एक्सेसेस क्लियर होते हैं। द डिफरेंस सिर्फ एक ही है कि ये करेक्शन के बावजूद भी मिड कैप इंडेक्स के वैल्यूएशंस अभी भी महंगे हैं। अभी निफ्टी 50 जो है, जो कि लार्ज कैप है, प्योर लार्ज कैप, वहां पे वैल्यूएशन काफी रीजनेबल हो गए मेरे हिसाब से। 18.5 का निफ्टी इंडेक्स का पी है। अगर आप उसमें ऑफ कोर्स एक एक करके देख सकते हैं कि कौन सा सेक्टर उसमें भी सस्ता है, महंगा है, क्योंकि इंडेक्स कई सारी चीजें छुपाता है रिवील करने की जगह। बट इंडेक्स लेवल पे जो आपका 22 का पी होता था, अभी 18.5 हो गया है। और लॉन्ग पीरियड एवरेज निफ्टी का करीबन 20.4 है। तो निफ्टी ऑलरेडी डिस्काउंट पे चला गया है लॉन्ग पीरियड एवरेज के। मिड कैप का पी जो 35 था वो अभी 27 हो गया है, बट फिर भी अभी भी महंगा है। और निफ्टी के मुकाबले मिड कैप इंडेक्स अभी भी 50% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। और स्मॉल कैप इंडेक्स जो 24 पी होता था वो 21 हो गया है। लेकिन स्मॉल कैप भी अभी भी प्रीमियम में निफ्टी के मुकाबले, जबकि 10 साल का अगर आप एवरेज देखते हो तो स्मॉल कैप करीबन करीबन 20% डिस्काउंट पे ट्रेड करना चाहिए। तो जहां तक आप मार्केट का बात कर, आपको अगर व्यू बनाना है तो आपको इंडेक्स बाय इंडेक्स, सेगमेंट बाय सेगमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेक्टर बाय सेक्टर व्यू बनाना होगा। ये वैसा मार्केट नहीं है कि 15% इंडेक्स गिर गया तो आप जाके सब खरीद लो, बिकॉज अर्निंग्स भी चेंज हुई है पिछले 6 महीने में। जब अप्रैल 2024 में हम बैठे थे तब हमने मार्च 25 का ईपीएस 1142 का अनुमान लगाया था, राइट? वो गिर के अभी जब हम जनवरी में अर्निंग्स खत्म हुई फरवरी में, वो 1050 हो गया। तो जो 14% की ग्रोथ पकड़ी थी वो 5 हो गई। अब उसमें इंटरेस्टिंग चीज एक और हो गई है, वो 1050 का ईपीएस
2% और कम हो गया है बिकॉज इंडेक्स में कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज हो गया है, जिसमें जोमैटो, जियो फाइनेंशियल्स की इंक्लूजन हो रही है और ब्रिटानिया और बीपीसीएल का एक्सक्लूजन हो रहा है। केवल इस वजह से इंडेक्स का ईपीएस 2% और नीचे आ गया है। अब हम 1025 की बात कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि FY25 अर्निंग्स आर जस्ट 2% अप फॉर निफ्टी, विच इज लाइक फ्लैटिश। अगले साल का एक्सपेक्टेशंस 12-13% है। अगर वो आता है तो आपका ईपीएस 1180 के आसपास आपको दिखेगा। उस पे आप 18.5-19 के रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, तो निफ्टी 50 में मुझे कोई तकलीफ नहीं लगती है। लार्ज कैप में मुझे लगता है बाइंग करना चाहिए। मिड कैप, स्मॉल कैप में आपको बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है। अगर आप बाइंग कर भी रहे हैं तो बहुत सिलेक्टिवली बॉटम्स अप बेसिस पे अर्निंग्स वर्सेस वैल्यूएशंस का एनालिसिस करके आप कदम बढ़ाइए। चलिए बॉटम्स अप की बात करते हैं गौतम जी, और दो स्टॉक्स जिसमें मोतीलाल ओसवाल अहेड ऑफ द कर्व रहा रैली में, वो थे ट्रेंट और जोमैटो। लेकिन जिस तरीके से इन स्टॉक्स में हायर लेवल से करेक्शन आई, खास तौर से ट्रेंट में, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? सो अनुज देखिए, जहां भी ग्रोथ अच्छी रही है वहां पे रैली बहुत जबरदस्त थी। जब हमने ट्रेंड को अपग्रेड किया था न्यूट्रल से बाय में अप्रैल 2022 में 1200 रुपए में, वहां से 8400 का भाव हुआ लेस देन 3 इयर्स में। सो 7x इंक्रीज हुआ है, 3 लाख करोड़ तक मार्केट कैप चला गया था 40,000 करोड़ से। अब जबकि मार्केट करेक्ट हो रहा है तो वो लाजमी है कि ये स्टॉक जो बहुत ज्यादा बढ़े थे वो मार्केट से ज्यादा करेक्ट हो गए। तो ट्रेंड भी 8,500 का 5,000 हो चुका है, करीबन 40% करेक्शन हमने ट्रेंड में देखा है। और ब्रॉडर मार्केट में तो बहुत सारे स्टॉक्स है, अगर आप देखेंगे तो मोर देन 20% स्टॉक्स जो 50% से ज्यादा करेक्ट हुए हैं। जो चीज चेंज नहीं हुई है ट्रेंड के मामले में वो है उसका ग्रोथ विजिबिलिटी। ट्रेंड अभी भी 40% रेवेन्यू ग्रोथ कर रहा है, ट्रेंड का प्रॉफिट एबिटा ग्रोथ अभी भी 50% के आसपास है, जबकि उसके सेक्टर के जो बाकी पियर्स है, जो कॉम्पिटिटर्स है, वो 10 से 15% टॉप लाइन ग्रोथ करने में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ट्रेंड के प्रीमियम वैल्यूएशंस आज से 10 साल पहले भी प्रीमियम ही थे, आज भी प्रीमियम वैल्यूएशन ही, मुझे लगता है आगे भी प्रीमियम वैल्यूएशन सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि उनका ग्रोथ बहुत ज्यादा है बाकी कंपनीज के मुकाबले में उसी सेक्टर के। तो मेरे हिसाब से ट्रेंड एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ऑब्वियसली आप बॉटम नहीं कॉल कर सकते हो कोई भी स्टॉक में, जैसे कि आपने टॉप नहीं कॉल किया। हमने जब 1200 पे अपग्रेड किया हमें भी नहीं पता था कि 3 साल में ये स्टॉक 8,400 हो जाएगा, और जब 8,400 था तब हमें ये नहीं पता था कि ये स्टॉक 40% गिर भी सकता है 2 महीने में। तो आप ये देखिए कि ऑन अ रोलिंग बेसिस 3-5 इयर्स में आपका पैसा बनेगा या नहीं। मुझे लगता है यहां से अगले 3 साल में ट्रेंट और जोमैटो दोनों में पैसा बनेगा। ओके अच्छा गौतम जी, अभी जैसे कि आपके इन दो अब तक के प्रश्नों के उत्तर में मैं समझ गया कि आप बहुत कंफर्टेबल लार्ज कैप में हैं, है ना। वहाँ पे आपने कहा कि मतलब स्पेस है बहुत अच्छा, वर्सेस मिड कैप या फिर वर्सेस स्मॉल कैप है। अब आते हैं जैसे कि एक आपने टर्म का इस्तेमाल किया ना कि आपको सेक्टर बाय सेक्टर एक आउटलुक फ्रेम करना पड़ेगा। एक सेक्टर में पकड़ता हूँ मैं जिसमें लास्ट का प्राइस डैमेज काफ़ी सिवियर था, फॉर इंस्टेंस ITN ऑटो। लेट्स चेक ऑटो फर्स्ट। ये टेस्ला की आने के इस सुगबुगाहट के बीच में सारे स्टॉक्स में M&M को देखिए, आप मारुति को देखिए, मारुति की रैली पंचर हुई, M&M की रैली पंचर हुई, टाटा मोटर्स पहले से ही कोलैप्स हो रहा था। ऑटो पे क्या आप आउटलुक फ्रेम करते हैं इस वक्त इस प्राइस में? तो हम लोग ऑटो पे अंडरवेट हो गए थे जुलाई में। हमारे पास मॉडल पोर्टफोलियो में ऑटो के केवल 2 स्टॉक्स है, M&M और TVS। जहां तक M&M का बात है, आपने तो 3 साल पहले मॉडल पोर्टफोलियो में से मारुति जीरो करके 900 रुपए पे पूरा M&M डाल दिया था। वहां से मारुति 8,000 का 12,000 हुआ है और M&M 900 का करीबन 2,800-2,700 का रेंज चल रहा है। तो M&M ने काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया है। अभी जो करेक्शन हुआ है 15-20%, आई थिंक 3200 का उसका रिसेंट हाई था, मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है, बट अगर 3200 का 2700 भी पकड़ते तो करीबन 20% के आसपास करेक्शन हुआ है, जो कि क्वाइट नेचुरल है। निफ्टी इंडेक्स ही 15-16% ऊपर से करेक्ट हुआ है और M&M के वैल्यूएशन अभी काफी अट्रैक्टिव हो गए। अगर आप कोर ऑटो के बेसिस पे वैल्यूएशन देखते हैं 1 ईयर फॉरवर्ड तो 20 के आसपास आ गया है। दूसरा, ट्रैक्टर का आउटलुक बहुत अच्छा रहा है बिकॉज पिछले 2 साल से मॉनसून नॉर्मल थे। तीसरा, कैपिटल एलोकेशन बहुत इंप्रूव हुआ है। अनिश शाह जब से CEO बने, पूरे ग्रुप का कैपिटल एलोकेशन बेहतर हुआ है और मुझे लगता है यही एक वजह रही है कि M&M का री रेटिंग हुआ है पिछले 3-4 सालों में। कोर बिजनेस अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत SUV जहां पे उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है, ट्रैक्टर जहां पे बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है पिछले 2-3 सालों में,
और बैलेंस शीट, आरओई, कैपिटल एलोकेशन, ये सारी चीजें भी इंप्रूव हुई है। तो मुझे लगता है M&M अभी भी हमारा अमंग्स प्रेफर बेट्स है। और दूसरा हमारा टीवीएस है, राइट, जहां पे बहुत ही कंसिस्टेंट अर्निंग्स ग्रोथ रही है पिछले 15 क्वार्टर्स का। अगर आप नतीजे देखेंगे टीवीएस के, तो 15 में से 14 क्वार्टर्स में टीवीएस ने एबिटा ग्रोथ 20% से ज्यादा दिखाई है, राइट। बहुत रेयर कंपनीज है हमारे 300 कंपनी के कवरेज यूनिवर्स में जहां इस तरह का कंसिस्टेंसी हमें दिखा है। लेकिन ओवरऑल ऑटो हमारा अभी भी अंडरवेट है। ये दो हमारे बॉटम्स अप पिक्स है। तीसरा आपका सवाल था आईटी का। आईटी हमारा बहुत बड़ा ओवरवेट रहा है जुलाई से, जहां हमने पोजीशनिंग बनाई थी जुलाई में अंडरवेट का ओवरवेट करके, और अक्टूबर में वो ओवरवेट को हमने डबल ओवरवेट किया था। वो स्टांस हमें काफी हेल्प किया है। हालांकि पिछले 7-8 दिनों में जब से यूएस ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा अनसर्टनिटी के नॉइस आई है, आईटी इंडेक्स भी 8-10% करीबन करेक्ट हुआ है। मुझे लगता है आईटी में दो तरीके के बेनिफिट है। एक तो ऑब्वियस है, करेंसी जो थोड़ा सा डिप्रिशिएट हुआ है। हालांकि बॉटम से आपको देखना होगा कि किस कंपनी का क्या एक्सपोजर है, क्रॉस करेंसी हेडविंड्स कितने हैं, बट टॉप डाउन मुझे लगता है करेंसी डिप्रिसिएशन ब्रॉडली हेल्प्स द आईटी रेवेन्यू ग्रोथ टू एन एक्सटेंट। दूसरा, मुझे लगता है आईटी के जो कैश फ्लोज है, फ्री कैश फ्लो, बैलेंस शीट एंड इवन द ऑपरेटिंग कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल, एवरीथिंग, वहां पे वो नंबर 1 स्कोर करता है अक्रॉस ऑल सेक्टर्स इन इंडिया पुट टुगेदर। पहले ये 10 साल पहले हम ऐसी बातें कंज्यूमर सेक्टर के लिए करते थे कि आरओई, फ्री कैश फ्लो, डिविडेंड पे आउट्स में कंज्यूमर काफी आगे हुआ करता था। आज अगर आप देखें आईटी का 7-8 साल का कैश फ्लो निकाल के और उसमें से उन्होंने कितना पे आउट किया है, तो बहुत ही एक स्टेबल बैलेंस शीट आपको मिलती है आईटी में। तो ऐसे मार्केट में मुझे लगता है जहां काफी वोलेटिलिटी है, काफी अनसर्टिनिटी है, आईटी इवन ऑन अ टॉप डाउन बेसिस एक काफी अच्छा ऑप्शन मुझे लगता है। तो हम अभी भी वहां पे अपना ओवरवेट मेंटेन करके बैठे हैं। हमें एचसीएल टेक, एलटीआई, माइंडट्री, कोफोर्ज, इन्फोसिस, ये हमारे पसंदीदा उस सेक्टर के शेयर्स हैं। ओके अच्छा, ये बात हो गई आईटी की, ऑटो की बात भी हो गई। यहाँ पर एक दो पॉकेट्स को और यहाँ पर छू लेते हैं गौतम जी, उसके बाद बात करते हैं। मेरे ख्याल से ये पूरी जो गिरावट शुरू हुई ना गौतम जी, पोस्ट अक्टूबर या फिर एंड ऑफ सितंबर, सबसे बड़ा सेल ऑफ देखा था हमने एफएमसीजी में, और इवन अभी तक ये फॉल अरेस्ट नहीं हुआ है। नॉट आई थिंक सिंगल वीक हमने कोई स्ट्रेंथ देखी, क्योंकि हाँ बजट के बाद एक हफ्ता चला लेकिन वो फिर कोलैप्स हो गया। एफएमसीजी पे आपका टेक क्या है इस वक्त? देखिए वीरेंद्र, हमारा जो कंजम्पशन पे टेक रहा है पिछले 3 साल से, वो काफी कंसिस्टेंट रहा है। हमने डिस्क्रिशनरी बहुत बड़ा ओवरवेट रखा है, स्टेपल्स बहुत बड़ा अंडरवेट रखा है, और इसके दो रीजन है। स्टेपल्स में आपको वॉल्यूम ग्रोथ स्ट्रक्चरली लो हो गया है। पिछले 8-10 साल का आप नंबर देखेंगे तो कोई भी स्टेपल कंपनी आप उठा लीजिए, जो निफ्टी में है, नॉन निफ्टी में, जो आपको पसंद है, स्टेपल कंपनी उठा लीजिए, उसका पिछले 10 साल का आप टॉप लाइन ग्रोथ का कंपाउंडिंग देखिए, लगभग 7-8% का कंपाउंडिंग हुआ है केवल, राइट। और ये 10 साल में सब पीरियड आए, क्रूड ऊपर, क्रूड नीचे, कभी मॉनसून अच्छा, कभी मॉनसून खराब। तो 10 साल में आपको काफी सारा एक नॉर्मलाइज नंबर मिलता है। तो अगर ये 10 साल में आप देखने जाते हैं, टॉप लाइन ग्रोथ केवल 7-8% का कंपाउंडिंग रहा है, जिसमें प्राइस ग्रोथ भी इंक्लूडेड है। तो वॉल्यूम ग्रोथ तो और भी कम था। तो अब ऐसा हो गया है कि पेनिट्रेशन लेवल्स जो है कई सारे कैटेगरीज के एफएमसीजी में 80 to 90% प्लस हो चुके हैं। आज से 10 और 15 साल पहले ये पेनिट्रेशन लेवल्स 60% से अर्ली 70s में होते थे। तो आपने देखा था वो पीरियड 2009 से 14, मुझे याद है एक एग्जांपल, इसलिए मैं दोहरा रहा हूं। कंटिन्यूअस 5 साल कोलगेट का वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट में था, 10 से 14% के बीच, राइट, 2009 to 14 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तब ओरल केयर का पेनिट्रेशन इंडिया में 70% होता था। आज ओरल केयर का पेनिट्रेशन 90-95% के बीच में है, राइट, डिपेंडिंग ऑन विच सिंडिकेट डेटा यू लुक एट। अब मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ग्रोथ खत्म हो गई है, ग्रोथ का क्वांटम कम हो गया है, और यहां से जो ग्रोथ आनी है उसके लिए आपको प्रीमियमाइजेशन चाहिए। प्रीमियमाइजेशन इकोनॉमी में तब होता है जब आपका इनकम ग्रोथ, वेज ग्रोथ, जॉब जनरेशन बहुत टॉप क्वालिटी रहे, जो अभी उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। इसलिए मुझे लगता है कंज्यूमर स्टेपल्स में ऑकेजनली कोई बम्प आएगा, कहीं पे टैक्स कट हो गया तो 1-2 क्वार्टर नंबर अच्छे दिखेंगे, प्लस मार्केट जब बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है थोड़ा सा कंज्यूमर आउट परफॉर्म करता है। हालांकि इस फॉल में हमने वो भी नहीं देखा है। इनफैक्ट अगर आप एक डेटा पॉइंट देखें, फरवरी के मंथ में बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर बैंक्स था, सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर मेटल्स रहा है, ओके, जो कि बहुत काउंटर इंट्यूटिव है, बिकॉज मेटल्स ग्लोबल सिक्लिकल है,
और फॉल में हाई बीटा बहुत ज्यादा गिर। ऑल स्टेपल्स में हम अभी भी अंडरवेट है, हमारा प्रेफरेंस डिस्क्रिशनरी है। ऑल राइट। टन, पेज, ट्रेंड, जोमैटो, मेट्रो, इस स्टॉक हमें पसंद है। चलिए गौतम जी, एक थोड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ पर हमें फोकस करना है, इसके लिए इस कॉन्वर्सेशन को अब यहीं समेटेंगे। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। एनएससी ने सभी एफएनओ की एक्सपायरी का दिन बदला है, गुरुवार की जगह अब सोमवार को एक्सपायरी होगी। हमारे साथ एनएससी के सीबीडीओ चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर श्रीराम कृष्णन जुड़े हैं। श्रीराम जी, गुड मॉर्निंग। एक मोटा मोटा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे ही सेबी की रजीम चेंज हुई, आपने फटाफट मौके पे चौका लगाया और अपनी एक्सपायरी चेंज कर ली, मंडे को ले आए आप, क्योंकि मंडे से पहले तो कोई दिन हो नहीं सकता, और बीएससी की ट्यूसडे को होती है, इसके लिए अब आप मंडे पे ले आए। पहले तो इस पर आपका रिएक्शन। सर ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे इंटरनल चर्चा हो रहा था इस टॉपिक पे काफी टाइम से, क्योंकि हमको दुनिया भर से लोग सुझाव देते रहते हैं। जब भी हम बाहर विदेश में सफर करते हैं और लोगों से मिलते हैं, तो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस समझने के चक्कर में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। तो हमको ये फ्रीक्वेंटली ये फीडबैक मिला है कि आप मंडे को क्यों नहीं एक्सपायरी रख सकते। कोरिया एक्सचेंज ने किया है, सीएमई ग्रुप ने भी ई मिनी S&P 500 ऑप्शंस रखा है जो मंडे को एक्सपायर होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक एक्सचेंज है, उनका भी मंडे को एक्सपायरी है। मंडे को जब भी एक्सपायरी अलाउ करेंगे तो प्रिसाइज हेजिंग हो सकता है, क्योंकि वीकेंड पे आजकल बहुत सारा डेवलपमेंट हो जाता है। तो जियोपॉलिटिकल इवेंट हो या इकोनॉमिक डेटा रिलीज हो, जो भी होता है जनरली वीकेंड पे होता है। आप देखेंगे यूएस में एक उदाहरण के तौर पे, तो फेडरल रिजर्व के डिसीजंस अक्सर वीकेंड पे आते हैं और मंडे को मार्केट रिएक्ट करता है। तो इसीलिए मंडे को अगर एक्सपायरी रखते हैं तो इंस्टीट्यूशंस को जल्दी रिएक्ट करने का एक मौका मिलता है और ज़्यादा वीक में वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका काउंटर भी है श्रीराम जी, इसका काउंटर भी है। इसका काउंटर भी ये है कि आप एक्सपायरी की स्ट्रैटेजी बनाते हैं पूरे हफ्ते में, और एकदम से अगर वीकेंड पे कोई बड़ी डेवलपमेंट हो जाए, अगर आपने पोजीशंस कैरी करी हुई उस हिसाब से शायद आप उस हिसाब से हेज ना कर पाएँ। और एक हिस्टोरिकली निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे कब से होती आई है, जब से हमने अपने करियर की शुरुआत करी है तब से थर्सडे को होती चली आई है। तो एकदम से ऐसा क्या बदल गया कि ये सब चीज़ें तो पहले भी एप्लीकेबल थी, एकदम से ऐसा क्या बदल गया कि आपको मंडे करने की ज़रूरत पड़ी? ये लॉजिक तो पहले भी था। सर पहले मार्केट में सिर्फ थर्सडे को एक्सपायरी होते थे इंडिया में, और उसके बाद किसी ने फ्राइडे को एक्सपायरी रखने का फैसला लिया और हमने देखा कि फ्राइडे को भी एक्सपायरी चल सकता है। उसके बाद किसी ने मंडे को रखा तो वो भी चल गया, और एनएससी ने भी ट्यूसडे, वेडनेसडे और मंडे को भी एक्सपायरीज रखे थे, वो भी चल गए। तो आज के डेट में ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट पूरी तरह से बदल चुकी है और जो पुराने नजरिए थे वो चेंज हो गए हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि आज के जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका जो राय है, उनका जो विचार है, उनकी जो मांग है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमको फैसले लेने चाहिए, और वही हमने यहाँ पे किया है। अच्छा, एक चीज़ और पूछूंगा मैं इसमें आपसे श्रीराम जी, ये बहुत लोग इसको भी कह रहे हैं कि जैसे ही सेबी चेयरपर्सन चेंज हुई वो एकदम से ये टाइमिंग ऐसी हो गई। एक व्यू ये बन रहा था कि शायद जो आउटगोइंग सेबी चीफ थी उन्होंने आपकी सुनी नहीं। क्या ये आप ये होप कर रहे हैं कि इस न्यू रेजिम में शायद चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होंगी? नहीं सर, ये ऐसे सोचना ठीक नहीं है। हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे मैडम चेयरपर्सन के साथ भी, और सारे सेबी के जो भी ऑफिशियल्स हैं सबके साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, और ऐसे सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है सर। अच्छा, अब अगर मान लीजिए बीएससी ने फॉर एग्जांपल चेंज करके एक्सपायरी को फ्राइडे को लेकर आ गए, एक और एक्सचेंज आ रहा है, एमएससीआई में भी रिवाइवल की बात चल रही है, वो भी अगर अपनी एक्सपायरी लेकर थर्सडे को आ गए, फिर वो जो एक सेबी का एक वो था कि वो वीकली एक्सपायरी एक ही हो, वो इन प्रिंसिपल तो खत्म ही हो जाएगा ना। वो तो फिर सारे एक्सचेंजेस की अगर रोज एक्सपायरी होने लगेगी तो वो रोज फिर बाजार में उसी तरीके की वॉलेटिलिटी रहेगी। बिल्कुल सर, आप एकदम सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा भी यही राय है कि हर दिन अगर कोई ना कोई एक्सचेंज का एक्सपायरी होने वाला है, तो वो फिर पहले जो स्थिति थी यहाँ पे कि एनएससी का हर दिन कोई ना कोई प्रोडक्ट एक्सपायर हो रहा था, उससे कितना डिफरेंट है? कोई डिफरेंस ही नहीं है फिर। तो उससे अच्छा यही है कि सारे एक्सचेंजेस को अलाउ कर दें कि सारे हर दिन को रख सकते हो एक्सपायरी, कोई फर्क ही नहीं है। इसीलिए हमारा ये मानना है कि एक्सपायरी डे जो है पूरे मार्केट के लिए एक ही होना चाहिए। अगर हमको एक्सपायरी डे के वॉलेटिलिटी और स्पेकुलेटिव वॉल्यूम्स के ऊपर हमको कंसर्न है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का शायद लॉसेस बढ़ेगा, तो फिर सबका एक्सपायरी डे एक ही होना चाहिए। अगर एक नहीं रखे
तो फिर हर एक्सचेंज अपने अपने एंगल से सोचेंगे। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं नए नए एक्सचेंजेस अपने अपना प्लान लेके आ रहे हैं, तो वो सब मद्दे नज़र रखते हुए और मार्केट पार्टिसिपेंट्स का सुझाव जो भी है वो सब दिमाग में रखते हुए हमने ये सोचा है कि मंडे को हम रखेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। चीज़ मैं आपको एक और डेटा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारी जो रिसर्च टीम है उन्होंने डेटा निकाला है कि वीकली एक्सपायरी के दिन जो औसत डेली टर्नओवर है, अगर पिछले 4 महीनों का एवरेज देखें तो बीएसई का काफ़ी बढ़ा है और फरवरी में तो ऑलमोस्ट नेक टू नेक आ गए हैं आप। क्या अब आपको लग रहा है, ये देखिए वो डेटा आपकी स्क्रीन पर अगर आप देख पा रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि अब वो एक स्टेज आ गई थी जिसमें जो आपकी एक ऑलमोस्ट मोनोपोली वाली सिचुएशन थी एफ&ओ मार्केट में, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही थी, तो ये एक थोड़ा सा डेस्परेशन भी था आपके बिहाफ पर? नहीं सर, ये जो हमने अनाउंस किया है इसको आप कॉम्पिटिटिव एंगल से मत सोचिए इसके बारे में। मेरा वही सुझाव है आपके लिए और दर्शकों के लिए। ये हमने जो कदम उठाया है वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स के फीडबैक को मद्देनजर रखते हुए लिया है और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी मद्देनजर रखते हुए हमने ये कदम उठाया है। हमको लगता है कि मंडे एक्सपायरी अच्छा चलेगा और अगर मंडे का एक्सपायरी ठीक नहीं लगा लोगों को, मार्केट पार्टिसिपेंट्स का दूसरा कोई सुझाव निकला, तो वो भी हम कंसीडर करने को तैयार हैं और रखेंगे हमारे फीडबैक डेटा बैंक में। और आगे जाते हुए अगर कोई चेंज करने की जरूरत पड़ी तो उसके हिसाब से फिर हम करेंगे। चलिए, तो मेरा फीडबैक ले लीजिए श्रीराम जी, फ्राइडे को रखिए प्लीज़। फिर वो क्योंकि थर्सडे मतलब एक्सपायरी वाले दिन ना ये लगता है कि चलिए कुछ हो गया, एक बड़ा इवेंट खत्म हुआ और फिर सामने वीकेंड भी आ जाता है। मंडे से ही शुरुआत हो जाएगी, उसके बाद थोड़ा सा वीक थोड़ा सा लंबा दिखाई देने लगेगा। तो इसके लिए मेरा पर्सनल फीडबैक तो ये है कि फ्राइडे को रखिएगा। आप ये मानते हैं कि ये बाकी एक्सचेंजेस भी मंडे को लेकर आएंगे? सबको करना पड़ेगा ये इवेंचुअली, क्योंकि आप लीडर हैं और जो लीडर करता है वो सबको फॉलो करना पड़ता है। सर, हम ऐसा नहीं सोचते, हम खाली वो सोचते हैं जो लोगों के लिए शायद अच्छा होगा और फीडबैक के बेसिस पे हमको लगता है कि मंडे का दिन ठीक रहेगा। अगर दूसरा कोई फीडबैक मिला हमको और वापस हमको कुछ बदलाव करने की जरूरत पड़ी तो हम वो फीडबैक जरूर रखेंगे। आपका भी सुझाव जो है फ्राइडे रखने का वो भी हम रिकॉर्ड करके रखेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके श्रीराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब बातों पर क्लैरिफिकेशन देने के लिए। तो ये एनएससी की तरफ से बातचीत होती हुई, देखिए वीरू, बात सारी हो रही है ये कि जो टाइमिंग है, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये सब तो पहले भी था भाई। वीकेंड तो ऐसा थोड़ा ना कि आज हमें पता चला है कि मंडे को आप वीकेंड की डेवलपमेंट पर रिएक्ट कर सकते हैं। इतने सालों से चली आ रही थी और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये सेबी के रजीम चेंज का भी कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट रहा था। अब देखिए वो श्रीराम जी ऑन एयर भले ही ना कह रहे हो ये बात, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मुझे लग रहा है कि शायद ये था कि एक बहुत लोगों का ये मानना था कि पिछले 2-3 साल में शायद और शायद सही भी था, एक दूसरा एक्सचेंज को एक कॉम्पिटिटिव बनाने की शायद एक कोशिश थी और बीएसई वाकई में काफ़ी कॉम्पिटिटिव हुआ भी है। अब देखते हैं मंडे को एक्सपायरी होगी, यहाँ से किस तरीके के चेंजेस आएंगे। पर्सनली वैसे मैं प्रेफर करता कि अगर सारी एक्सपायरीज फ्राइडे को हों वीरू तो बेस्ट रहेगा। मतलब आप पूरी प्लानिंग भी कर लें और सीरीज़ खत्म हो जाए। यूएस में फ्राइडे को होती है वैसे, आपको याद हो तो एक्सपायरी। अगर हमको उन्हीं का मॉडल फॉलो करना है तो फ्राइडे को करिए फिर। वैसे मेरा माना थर्सडे को, अनुज, राइटर्स के पर्सपेक्टिव से थर्सडे को जब एक्सपायरी होती थी तो हफ्ता भी निकल जाता था और नए राइटर को शुक्रवार को एक मौका भी मिलता था अच्छे प्रीमियम्स को कैप्चर करने का। थर्सडे अच्छी टाइमिंग थी, तो लेट्स सी। चलिए, मीनवाइल मार्केट लंबी रीत खत्म कर दी इन्होंने, है ना? बिल्कुल, लंबी रीत खत्म हो गई। लंबी रीत खत्म हो गई, अप्रैल से होगा वो फैसला, तो अप्रैल 2025 से। चलिए, निफ्टी एट डेज हाई ऑलमोस्ट 3/4% ऊपर, मिड कैप में शानदार मोमेंटम। इसका मतलब आज स्टॉक्स में काफ़ी पोर्टफोलियोज में भी काफ़ी आज रिपेयरिंग हुई होगी। आपके काफ़ी सवाल भी होंगे। बीरू और मैं अब यहाँ से आपसे विदा लेंगे और अगले शो में ट्रेडर्स हॉटलाइन में श्रेया जुड़ेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।